साहित्य आज तक से जुड़े हुए हैं आप, और इस मंच पर हम हर वो नाम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिससे आप बातें करना चाहते हैं, जिसके साहित्य के बारे में और जानना चाहते हैं, जिसके जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं। और अब वो लोग जो किताबों में अपनी जिंदगी तलाशते हैं, उनके लिए बेहद खास मेहमान, ऑथर और अब डिप्लोमैट भी कह सकते हैं, अमीश त्रिपाठी सीधे लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका अमीश, कैसे हैं आप? जैसे आप दिख नहीं रहे हैं मुझे श्वेता जी, आपकी आवाज लेकिन आ रही है, बुलंद आ रही है। अब सोशल डिस्टेंस में आवाज का ही तालमेल होने वाला है, लेकिन लंदन में लॉकडाउन कैसा चल रहा है? नमस्ते। आशा मैं तो देख रहा हूँ आपके दर्शकों को। जी जी जी, बिल्कुल दिख रहे हैं जी, बोलिए। तो आजकल कर क्या रहे हैं आप लॉकडाउन में? क्या इस्तेमाल किया है अपने समय का कि थोड़ी सी और तेज रफ्तार से अपनी किताब अगली काम करें? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपसे लगातार पूछती रहती हूं कि आपकी अगली किताब कब आ रही है, कितना लिख लिया। तो हमारे दर्शकों के लिए भी बता दीजिए कि अगली किताब कितनी लिख ली। वो कहते हैं ना कि भाई जो कुछ नहीं करते वो बहुत कमाल करते हैं। तो नहीं, लेकिन नहीं, मेरी वैसी स्थिति तो नहीं है। काम बहुत है यहाँ पे। एक तो हाई कमीशन के मीटिंग्स चलते रहते हैं, क्योंकि जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स है उन सबके, क्योंकि मैं भी जो नेहरू सेंटर है ये हाई कमीशन का भाग है, तो मीटिंग्स में मुझे भी भाग लेना पड़ता है। और दूसरी बात, नेहरू सेंटर को कई हद तक हम ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी काम हो रहा है। कुछ इवेंट्स हम ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। अभी तो जूम हर जगह हो रहा है, जैसे आपके साथ भी अभी हो रहा है। तो ये भी काम चल रहा है। और जो समय जो अतिरिक्त रहता है उसमें मैं किताब लिख रहा हूँ अपनी, तो रामचंद्र श्रृंखला की जो चौथी किताब जो है उसे लिख रहा हूँ। करीब 10-15 हजार शब्द तो लिख दिए अभी तक, तो अच्छा चल रहा है, काम चल रहा है बहुत। जी, वही तो साइन ऑफ इक्ष्वाकु हो गया। आपने सीता जी का जो एक ऐसा वॉरियर प्रिंसेस का किरदार दिखाया वो हो गया, रावण की कहानी हो गई वो हो गया, अब उस युद्ध की कहानी हम देखेंगे। दरअसल श्री राम की कहानी ऐसी है अमीश कि कितनी बार भी सबको पता है अब क्या होने वाला है, सब जानते हैं। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए ये रहा? क्योंकि शिवा ट्रिलॉजी बहुत डिफरेंट था। शिव जी को लोग ईश्वर समझकर उपासना करते हैं, उनकी कहानी आपने दी थी और वो बेस्ट सेलर, मतलब बेस्ट सेलर्स में भी बेस्ट सेलर रही। लेकिन राम की कहानी को हर बार एक नए तरीके से उसमें कुछ नया ढूंढ कर लाना, उसमें अपने कलम के जरिए उस कहानी को आगे बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज रहा है अभी तक? देखिए, अगर मतलब एक तरीके से देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर मैं मानूं कि जो क्रिएटिविटी है सब मेरे अंदर से ही आ रही है, लेकिन अगर मैं मानूं कि ये सब शिव जी का आशीर्वाद है, तो बड़ा आसान काम है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है शिव जी को ही करना है, और वो कहानी भेजते हैं, और जैसे वो भेजते हैं वैसे मैं लिख देता हूँ। मैं हर मतलब हर 1.5-2 साल में तो मेरी एक नई किताब प्रकाशित हो जाती है, तो रफ्तार काफी अच्छी है। और मेरी किताबें काफी लंबी हैं, मतलब आपने तो पढ़ी हैं, तो आप करीब 400-500 पेज की है, और रामचंद्र श्रृंखला भी शिव जी की कृपा से बहुत अच्छी चली है। तो इतनी रफ्तार से इतनी लंबी किताबें लिखना मेरे हिसाब से सिर्फ शिव जी का ही आशीर्वाद है। इसलिए मैं मेरा लेखन इतनी रफ्तार से और उनकी कृपा से इतनी अच्छी से चलता है। तो फिर तो अगर शिव जी की ही कृपा है, शिव जी का ही आशीर्वाद है, तो बहुत आसान काम है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम तो उन्हें करना है। तो अगर हम रामायण से लेकर रामचरितमानस का दायरा भी देख लें, हम वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक देख लें, उसके बीच रामायण के अलग अलग रूप जिस तरीके से लिखा गया है, हम क्या समझे कि जब हम अमीश त्रिपाठी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या हर एक हिस्सा मिल रहा है? आप कितना रिसर्च कितना कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं बाकी? देखिए, एक बड़ा सुंदर ख्याल मैंने सुना था एक बार कि कोई भी भारतवासी रामायण को पहली बार नहीं सुनता है। हम रामायण को अपनी आत्मा में लेकर हम लोग जन्म लेते हैं। इतना प्री ब्रॉन्ज एज कल्चर आप देख लें, जो मतलब कम से कम 5-6 हजार साल पुरानी है।
उनमें से एकमात्र हम ही अभी तक जिंदा है, बाकी सब मर गए। सिर्फ हम अभी तक जिंदा है। हजारों हजारों साल हो गए, आज भी हम जो शिव भक्त हैं, आज भी हम श्री रुद्रम चांट करते हैं जो वेदों में लिखा गया है। हजारों हजारों साल हो गए। आज भी जो वैष्णव पंथी जो हैं, आज भी वो पुरुषोक्त चांट करते हैं। जो भी हजारों हजारों साल पहले, हजारों हजारों साल पहले तो लिखा गया था, कब रचना हुई थी किसे मालूम। तो हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, और इतने हजारों साल से हमने उसे संभाले रखा है कि कई हद तक वो हमारे जीन्स में घुस गया है। मतलब मेरा मानना ये हमारी जेनेटिक मेमोरी में घुस गया है। और अलग-अलग पहलू जो हैं वो अलग-अलग समय में उभर के आते हैं। मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि भाई जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, हमारा पूरा परिवार हमारे संस्कृति में डूबा हुआ था। तो ये सब तो मैंने बचपन में बहुत सीखा, सुना है और पढ़ा भी है। और आपने सही कहा, रामायण के अलग-अलग वर्णन हैं, बहुत वर्णन है। ओरिजिनल तो वाल्मीकि रामायण है। दुःख की बात है कि आज के आधुनिक माहौल में कई भारतवासी, मैं तो शायद कहूँगा मेजॉरिटी जो हमारे भारतवासी हैं, उनने वाल्मीकि रामायण तो नहीं पढ़ा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण कई हद तक अलग उसकी कहानी। और सिर्फ ज्यादातर जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है, वो कई हद तक हमने सुनी। और मैं रामानंद सागर जी की बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ लोग रामानंद सागर जी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि भाई प्रोडक्शन वैल्यूज जो भी कहना हो, एक बात तो साफ साफ रामानंद सागर जी के रामायण में हर एपिसोड में दिखती है कि उन्हें श्रद्धा से बनाया। दिल एकदम उनका प्रभु श्री राम के चरणों पे ही था, वैसा मतलब साफ साफ दिखता है। इसलिए उसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ है हमारे देश में। लेकिन कई और वर्णन है रामायण के, जैसे आनंद रामायण है, कहते हैं उसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी, जिसमें रामायण के बिगिनिंग में एक घमासान युद्ध दिखाया जाता है रावण और दशरथ जी के बीच, समुद्र के पास। इससे इंस्पिरेशन लेके मैंने वो साइनो विश्वाकू का जो पहला जो बैटल सीन था वो लिखा। फिर एक अद्भुत रामायण भी है जिसे कहते हैं, उसकी भी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। उसमें जैसा आपने कहा, सीता माँ का रौद्र रूप दिखाया गया है, उसमें योद्धा रूप दिखाया गया है उसमें। कई और वर्णन है रामायण के। तो आई हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन इन कई वर्जन से, जो मेरी जो रामचंद्र श्रृंखला है उसमें है। और जैसे रामानंद सागर जी ने भी किया था उनकी रामायण में, मैंने भी अपने रामचंद्र सीरीज में भाई जहाँ जहाँ प्रभु की कृपा से कुछ इंस्पिरेशन मिल गया, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, कुछ अपना इंटरप्रिटेशन। जी नहीं, सचमुच में जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वो समय काल अलग था, तो इसीलिए जो उसमें हम देखे हैं वो एक तरह से अगर हम उसे अपने बिना पूर्वाग्रह के अगर कोई भी पढ़े तो उसमें समझ में आता है कि वो एक ऐतिहासिक वर्णन है। अगर हम तुलसीदास के समय काल को देखें तो उस समय जरूरी था कि एक चमत्कार चाहिए था लोगों को, उस समय का जो माहौल था। तो जब अमीश ने अपनी किताब लिखी तो आपकी सोच क्या थी इस समय काल के लिए? क्या आप चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो उस नजरिए से देखें, वो थोड़ा सा वाल्मीकि को भी समझ पाए कि ओरिजिनली क्या लिखा गया था और इतिहास का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी किताब में कहीं पर भी चमत्कार का वर्णन नहीं नजर आता है, जैसा आपने उस युद्ध का जिक्र किया, या फिर सीता जी के बारे में बताया, या फिर वो उस ट्राइब के बारे में बताया जिससे हनुमान जी हो सकता है रहे हो, जो कि वाल्मीकि रामायण में भी जिसका हल्का सा अंश हमें दिखता है। आप सही कह रहे हैं। जो एक छोटा सा पॉइंट मैं करूंगा, फिर ये जवाब मेरा शायद थोड़ा लंबा पड़ जाए, क्योंकि
मूल रूप से मतलब मेरा जो लेखन करने का मेरा जो इंस्पिरेशन है वो इसी मूल धारणा से आता है। लेकिन सबसे पहले मैं कह दूं कि अ, वाल्मीकि रामायण में उन्हें वानर कहा गया है, हनुमान जी को। तो वानर के कई जी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उसका इंटरप्रिटेशन कपिश होगा। कपिश शब्द बाद में इस्तेमाल किया गया, वाल्मीकि रामायण में नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका मतलब मंकी होगा, तो इसीलिए हनुमान जी को वैसे लिखा जाता है। लेकिन नर का मतलब मैन है, और कुछ लोग कहते हैं कि वानर का मतलब फॉरेस्ट मैन, जो जंगलों में रहते हैं। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आपने जो आपका जो मेन जो सवाल था कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने अपने इंटरप्रिटेशन को लिख के। देखिए, भारत माँ के लिए पिछले जो सैकड़ों साल जो हैं, ये काफी कठिन रहे हैं। पहले तुर्कियों ने, फिर यूरोपियंस ने हमारे ऊपर राज किया, बहुत जुल्म ढाए हमारे ऊपर। हम जिंदा हैं आज भी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे। 1000 साल तक वो लड़ते रहे। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमें खुद हमारे बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जो हमारी शिक्षा प्रणाली को सिखाना चाहिए, वो सिखाती नहीं है हमारी शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली तो ऐसी है कि भाई किसी तरह हमें अंग्रेज करा दिया जाए, बना दिया जाए। और जो इतिहास हमें सिखाया जाता है, जो हिस्ट्री हमें सिखाया जाता है, एक संजीव सान्याल करके लेखक है, पता नहीं आपने उनकी किताबें पढ़ी है कि नहीं श्वेता जी, संजीव सान्याल। जी जी जी। हाँ, तो संजीव सान्याल ने बड़ा एक सुंदर वाक्य कहा था, और मेरे हिसाब से काफी सत्य है उसमें। उनने कहा था कि भाई हमारी जो इतिहास जो हमें जो सिखाई जाती है हमारी शिक्षा प्रणाली में, वो हमारी इतिहास नहीं है, हमारे ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी इतिहास है। It is not the story of us, it is the story of our invaders which is taught to us. और फिर हमें बार बार सिखाया जाता है कि भाई हर लड़ाई तो हम हारते गए। लेकिन अगर हर लड़ाई हम हारते गए तो आज तक हम जिंदा कैसे हैं? जो ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया जो था, प्राचीन समय का सबसे महान साम्राज्य में था ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया। जब अरबों ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो मात्र करीब 15, 20 या 30 साल में वो पूरे ध्वस्त हो गए, कुछ नहीं बचा। जो थोड़े बहुत जो लोग बचे हुए थे वो भारत आ गए, हमने उन्हें शरण दी, तो उनकी संस्कृति आज भी जिंदा है पारसियों की। लेकिन पर्शिया में तो वो संस्कृति कई हद तक खत्म ही हो। सिर्फ वो नहीं, आप ग्रेको रोमन कल्चर देख लीजिए, इजिप्ट देख लीजिए, कौन है जिंदा उनमें? लेकिन हम आज तक खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ लड़ाइयां हमने जीती भी, कुछ लड़ाइयां हारी, कई लड़ाइयां जीती भी हमने, इसीलिए तो आज हम जिंदा हैं। लेकिन एक दूसरा एक वाक्य मैंने सुना था, एक फलसफा सुना था एक बार, कि the danger in fighting a monster is very often you yourself become the monster. जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किए, तो तुर्की और जो यूरोपियन थे, बड़े क्रूर किस्म के लोग थे, और उन्होंने सिर्फ भारत माँ को ध्वस्त नहीं किया, दुनिया भर के कई संस्कृतियों को, कल्चर्स को उन्हें ध्वस्त कर दिया। जो अरब कल्चर जो पीक था, बसित कल्चर, उसे किसने ध्वस्त किया? यही मंगोल और टर्क्स ने।
sacking of Baghdad was done by whom? These people only. China was also attacked. The Yuan dynasty कौन थे? यही लोग थे. तो मेरा मानना ये है कि अगर आज भी हम जिंदा हैं और आज कई सैकड़ों सालों के बाद हम अपने संस्कृति को रिवाइव कर रहे हैं, अगर हम वैसे ही बन जाएं जैसे हमारे जो आक्रमणकारी थे, जो तुर्की और यूरोपियन थे, तो फिर हमारे रिवाइवल का फायदा क्या हुआ? अगर हमारी जो पूर्वजों की जो धरोहर है, जो परंपरा है कि हम लोग सशक्त हैं, स्ट्रांग हैं, टफ हैं, लेकिन लिबरल भी हैं, यही हमारी परंपरा रही। जिन लोगों ने भी मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था, उसने कई हद तक हमारे संस्कृति को बचाए रखा। हरिहर राया, बुक्कर राया, छत्रपति शिवाजी, लाचित बोरफुकन, असम के इतने महान राजा थे, राजा रानियां थी, रानियां बक्का, जिनने हमारी संस्कृति, हमारे देश के लिए लड़ाई की। उनने कभी धर्म को नहीं भूला, और धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई जो हमारे रिलीजन का हो सिर्फ उसकी बात सुनी जाए। धर्म का मतलब ये है कि जो सही है वही हम करेंगे, कि औरतों की हक की इज्जत करेंगे, LGBT की हक की इज्जत करेंगे। यही हमारी धरोहर है, यही हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमें रिवाइव करना है अपने कल्चर को, लेकिन जिनने हमारे ऊपर आक्रमण किया था उनका मिरर इमेज नहीं बनना है। हमें अपने पूर्वजों की तरह बनना है, जो स्ट्रांग थे लेकिन लिबरल भी थे जी। वो बैलेंस होना चाहिए। और चूंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं अपनी कहानियां इस फलसफे के साथ लिखता हूँ कि कि एक औरत को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए, एक महिला को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए, और कोई उसके बारे में मतलब प्राचीन जमाने में, और कोई उसके बारे में सोचे भी नहीं, हाँ इसमें स्पेशल बात क्या है, अगर उसमें काबिलियत है तो बने। जैसे कोई पिछड़ी जाति के इंसान को लीडर के रूप में देखा जाए, हाँ इसमें स्पेशल बात क्या है, उनमें काबिलियत है तो बने। यही हमारी परंपरा रही है, हमारे प्राचीन जो संस्कृति थी यही रही है। स्ट्रांग थे लेकिन लिबरल बहुत थे। और मेरी किताबों और जिस तरह से आपने अपनी किताबों में उसका जिक्र भी किया अनीश, उससे लोगों को यह समझ में, चाहे केवट प्रकरण हो या फिर शबरी के बेर वाली चीज हो, मतलब जातियों का बंधन कब आ गया हमारे समाज में वो समझ नहीं आया। क्योंकि जब हम उस त्रेता युग की बात करते हैं तो उस समय तो ऐसा नहीं था वाकई, लेकिन इन प्रकरण को उस लाइट में देखने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली वाल्मीकि रामायण में महर्षि सत्यकाम जाबाली, ये तो जाबाली उपनिषद की रचना उन्होंने की थी। ये अयोध्या राज परिवार के राज पुरोहित थे, मतलब बहुत सीनियर ओहदा है वो, और ही वॉज द सन ऑफ अ सिंगल शूद्रा मदर। कैन यू बिलीव दैट? प्रभु श्री राम के राज पुरोहित थे वो। तो मतलब उस जमाने में ये थी हमारी परंपरा, हम उसे भूल गए। इसे रिवाइव करने की जरूरत है। और अगर हम इन कहानियों को चमत्कारी रूप में देखें तो उनके जो सीख है, हम कहेंगे कि हाँ ये तो भाई चमत्कारी कहानी थी, या हमारे आज आम दौर की जिंदगी में तो ये बातें लागू नहीं होती। लेकिन अगर हम उन्हें ऐसे देखें कि भाई ये तो हमारा इतिहास है, ये हमारे पूर्वजों की कहानी है, तो उसे रोल मॉडल के रूप में देखा जा सकता है कि अगर प्रभु श्री राम को जात पात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, भाई तुम कौन हो भाई? अगर शिवजी मर्द और औरत के बीच में भेदभाव नहीं करते थे, तो तुम कौन हो भाई? अरे तो हमें उनसे सीखना चाहिए। और इसमें से सीख लेना। मेरा प्रयत्न ये है, आपने वहां पर रहते हुए जी आपने वहां रहते हुए फॉलो किया होगा कि किस तरीके से एक्सकवेशन चल रहा है यहाँ पर, जहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है,
और बहुत पुराने पुराने, मतलब जो अभी तक डेट किया जा रहा था उससे भी 200-300 साल पुरानी चीजें निकल रही हैं, वो पिलर्स निकल रहे हैं बहुत सारे। कितना उत्साहित होता है मन ऐसी चीजों को देखकर? उत्साहित नहीं, देखिए दुख होता है। और ये सिर्फ मैंने कई बार कहा है, हमारी जो इतिहास है पिछले 1000 साल की, इसका सत्य हमें शांत रूप से डिस्कस करना पड़ेगा। और हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई, अगर हम जो ब्रिटिश राज है, जो अंग्रेजों का राज था, उसे हम क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं। जो तुर्कियों का जो राज था, जो फॉरेन रूल था, वो तुर्की कॉलोनियल रूल था, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान और मुगल राज कहते हैं, वो एक्चुअली तुर्कियों का राज था। इट वाज अ फॉरेन कॉलोनियल रूल। तो उसे हम मुस्लिम राज क्यों कहते हैं? उनका भाई हमारे भारतीय मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके पास टाइम ट्रैवल का मशीन हो और आप 500 साल या 700 साल पूर्व जा सके, तो आप देखेंगे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह की तरह नहीं दिखता था, अकबर पृथ्वीराज कपूर की तरह नहीं दिखता था। वो लोग एक्चुअली हमें कई हद तक चाइनीज दिखते, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया के थे। ओके, ये तुर्की जो आए थे वो टर्की से नहीं थे, वो एक्चुअली सेंट्रल एशिया के थे। उनने टर्की पर भी आक्रमण करके राज किया, वहां के जो लोग थे उन्हें मार दिया और उनको टेक ओवर कर लिया। टर्की एक्चुअली ग्रीस होता था। तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई ये विदेशी आक्रमणकारी थे, जिनने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए। दुख की बात है, लेकिन इसके सत्य को शांति से डिस्कस किया जाए और फिर आगे बढ़े। हमारे जो ये पेनफुल पास्ट है, इसके अगर हम सत्य को डिस्कस करें तो फिर हम इसे अपने जहन में कैरी नहीं करेंगे, इसे हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन चूंकि इसके सत्य को डिस्कस नहीं किया जाता है, इसीलिए कहीं ये जख्म नासूर बन गया है हमारे अंदर। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, कितने मंदिर हैं जो ध्वस्त हुए ऐसे, और ये तुर्कियों ने किए थे। ये सत्य बात तो है। अभी इसे शांति से डिस्कस करना चाहिए और उसके सत्य को मानना चाहिए। ये नजरिया भी अहम है कि धर्म से न जोड़कर बल्कि उस देश से जोड़कर, उस जगह से जोड़कर देखा जा सकता है। ये बताइए कि फिर से दोहरा रहा हूँ जी, हमारे दिमाग में क्योंकि बॉलीवुड पिक्चरों के कारण अलाउद्दीन खिलजी की छवि रणवीर सिंह बन गए, तो हम सोचते हैं कि वो हिंदुस्तानी था। भाई वो हिंदुस्तानी नहीं था। वो एक्चुअली अगर आप 700 साल पूर्व जाते, वो हमें चाइनीज दिखता। वो एक्चुअली चाइनीज भी नहीं था, सेंट्रल एशिया का था। लेकिन ये बॉलीवुड की छवि हम रजिया सुल्तान को हेमा मालिनी के रूप में देखते हैं। रजिया सुल्तान वैसी नहीं दिखती थी भाई, वो तो तुर्की थी। नहीं, तो इसमें फिल्मों और किताबों का यही फर्क आ जाता है कि किताबें आपको इमेजिन करने की आजादी देते हैं और फिल्में आपके ऊपर एक इमेजिनेशन थोप देती हैं, इसीलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग पसंद होते हैं। लेकिन अभी ये बताइए कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप फॉरेन ट्रैवल तो आपने बहुत किया है, लेकिन शायद पहली बार रहे हैं विदेश में। पहली बार। भारतीय साहित्य में कितना इंटरेस्ट है? सही भारतीय साहित्य में कितना इंटरेस्ट है विदेश के अलग अलग देशों में? विदेश में जी, सच की बात कहूं तो काफी कम है। और ये सिर्फ मतलब मैं अपना इंप्रेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट हुआ था हाल में, मुझे आमंत्रित किया गया था वहाँ पे। मैंने वहाँ पे अपनी बात भी रखी थी, स्पीच किया था। जो यूनाइटेड नेशंस के जो भूतपूर्व जो सेक्रेटरी जनरल थे, बान की मून ने वहाँ पे की नोट एड्रेस दिया था। और आप मानेंगे नहीं, देखिए भारत तो मतलब जन समुदाय के रैंकिंग में तो नंबर 2 देश है, इकोनॉमी के रैंकिंग में नंबर 5 है। वो पूरे कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मैं ही एक भारतीय था, स्टेज पे नहीं, ऑडियंस में भी। ओके, हमारे भारत देश की जो, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट,
और ये उनके साथ उन्हें एक रिपोर्ट भी किया था, सॉफ्ट पावर रैंकिंग ऑफ कंट्रीज। भारत की रैंकिंग नंबर 27 पे है, सोचिए, नंबर 27। और भाई मेरे हिसाब से तो ये काफी कम है, लेकिन एक्चुअली इसमें काफी ग्रोथ हुआ है, क्योंकि पहले तो हम लोग टॉप 50 में भी नहीं आते थे। तो धीरे धीरे हमारा जो इमेज है वो बढ़ रहा है, और कुछ कुछ चीजें लोगों को मालूम है, योगा। और एक बहुत अच्छी बात जो हमारे जो प्रेजेंट सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि वर्ल्ड योगा डे उनने जो लॉन्च किया है। क्योंकि मुझे ज्ञात पड़ रहा है यहाँ पे आके कि कई लोग, मतलब कुछ लोग तो योगा को मतलब भारत से अलग सोचने लगे थे कि ये कहीं और से आया है। तो क्योंकि हमने योगा डे, और मोदी जी खुद योगा करते हैं, ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो कम से कम पूरे दुनिया भर में ये बात तो मतलब एक्सेप्ट कर ली गई कि योगा भाई भारतीय का है। आप मतलब आप जिस भी देश के हो आप करें, लेकिन ये भारत की भारत का योगदान है दुनिया के लिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे हमारी विजिबिलिटी अभी बढ़ रही है, लेकिन इसमें अभी काफी काम हमें करना है। देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा ये, क्योंकि कई दशकों तक तो हमारी इकोनॉमी की हाल भी ऐसी थी। 1991 के पहले इकोनॉमी का हाल इतना अच्छा था नहीं, तो लोग हमारे देश को इतना देखते नहीं थे। अभी धीरे धीरे इम्प्रेशन बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले 1-2 पीढ़ी में, अगले 20, 30, 35 सालों में इंडिया का इमेज बहुत बढ़ेगा, और कई हद तक हमारी पीढ़ी के ऊपर है कि इंडिया का कॉन्वर्सेशन क्या हो विदेश में। अच्छा, ये कोरोना का जब संक्रमण आया, चूंकि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में ही बातचीत कर रहे हैं आपस में इस ई साहित्य के मंच से, तो इसका जब संक्रमण आया तो बहुत सारी चीजें, जैसे नमस्ते की परंपरा को कहा गया कि देखिए भारत के संस्कार के जरिए आप कैसे आज की तारीख में लड़ाई लड़ सकते हैं। तो और चीजें आपको लग रही हैं भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कारों की, हमारी परंपराओं की, जो आज की दुनिया को सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी सीख देती? अरे मेरे हिसाब से तो बहुत चीजें हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा, कोरोना क्या है, एक्चुअली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ना। आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो ब्रीदिंग सिस्टम है आपके शरीर के अंदर, उसका डिजीज है। और कई लोग, दुख की बात भारत देश में भी, लेकिन विदेश में तो ज्यादातर, कई लोग सिर्फ योगा को जानते हैं, प्राणायाम को नहीं जानते। तो देखिए प्राणायाम एक तो है, देखिए आप प्राणायाम, ध्यान, योगा, ये तीनों एक साथ किया जाता है। लेकिन अगर हम प्राणायाम को पॉपुलराइज करें पूरी दुनिया भर में, ये बात कह के कि देखिए आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और देखिए ये एक बड़ा एक अच्छा एक स्पीच सुना था मैंने, एक बिल माहर करके है, एक कॉमेडियन, अमेरिकन कॉमेडियन। उसने कहा था कि भाई वी कैन नॉट सैनिटाइज द एंटायर वर्ल्ड, कि भाई सब जगह सैनिटाइजर थोड़ी लगा सकते हैं हम कि भाई कहीं भी जर्म हमारे ऊपर आए नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कभी ना कभी तो जर्म या वायरस या वो तो हमें लग ही जाएगा, वो तो बैक्टीरिया, कहाँ तक अपने आप को उससे सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि हमारे अंदरूनी जो इम्यून सिस्टम है उसे ताकतवर किया जाए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे ताकतवर किया जाए, और प्राणायाम सबसे अच्छा तरीका है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकतवर करने का। इट्स एन एक्सरसाइज फॉर द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज अटैक्ड बाय द कोरोना वायरस। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो मैं प्राणायाम की हर जगह बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोग प्राणायाम करें। हाँ। और पहले तो ठीक है, ये सिर्फ भारत देश में गुरु जानते थे, लेकिन अभी कई, जैसे श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, ये यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, विदेशियों को भी ये सिखा रहे हैं। तो लोग प्राणायाम करें और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी करें, तो ये एक बात है। दूसरी बात तो हम बस यही उम्मीद करते हैं अमीश की, जो आपसे ये जो बातचीत हमारी हो रही है ये ई साहित्य में, जल्दी आप साहित्य आज तक के मंच पर, यानी कि पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाए, कोरोना दूर हो जाए, आप आमने सामने बैठ के मैं अपने पसंदीदा ऑथर से बात कर पाऊं, माय मोस्ट फेवरेट, पूरी दुनिया में। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत धन्यवाद वहां से जुड़ने के लिए।
श्वेता जी, उसकी अच्छी बात ये होगी कि मैं आपको देख भी पाऊंगा। अभी तो बस मैं एक ब्लैंक स्क्रीन को देख रहा हूँ। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद बड़ा अच्छा हमसे लगा बातचीत आपसे बात करने के करके। लिए, अमीश। नमस्ते।